Hello children, welcome to chemistry class. Today you are with Santosh sir for chemistry class. So आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में कोलाइड पढ़ेंगे. अब हम लोग यहाँ देखते हैं कोलाइड होता क्या है. व्हाट इज अ कोलाइड? सो हम लोग अगर कहें यहाँ पे कोलाइड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है. कोलाइड is a heterogeneous system in which disperse phase is dispersed in dispersion medium. मतलब कोलाइड जो होता है एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम में घुला हुआ होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि डिस्पर्स फेज जो होता है वो डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स होता है. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम थोड़ा सा देख लेते हैं. तो इसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ देखते हैं. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखते हैं. जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ले लें वाटर में ले लें, ठीक है, और इसमें वाटर में अगर हम लोग शुगर डालें, क्या डालें? शुगर. तो ये जो वाटर हो जाएगा ये आपका डिस्पर्सन मीडियम क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है. और ये शुगर है ये डिस्पर्स फेज. ये चीज़ आपको याद रखना है, डिस्पर्सन मीडियम. तो डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो कंटिन्यू, जबकि डिस्पर्स फेज जो होता है वो कंटिन्यू नहीं होता है. तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं, या हम लोग ये देखें कि जो चीज़ दूसरे में मिक्स होता है, जैसे यहाँ शुगर जो है दूसरे में मिक्स हो रहा है, तो शुगर यहाँ पे आपका हो गया डिस्पर्स फेज हो गया, और जो मीडियम कंटिन्यू है वो डिस्पर्सन फेज हो गया. जैसे अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के मिलीग्राम है, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. सो बोर्ड इज ए डिस्पर्सन मीडियम बट आई एम राइटिंग विथ मार्कर. सो मार्कर इज डिस्पर्स फेज. Like this we can understand. Marker is dispersed phase. So what we discussed here, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम. तो ये आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पदार्थ दूसरे में मिक्स होता है उसे हम लोग डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जिसमें वो मिक्स होता है उसे हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं. तो हम लोग यहाँ पे कोलाइड का डेफिनेशन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते चलते हैं. कोलाइडल पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं वो 1000 से 1 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर साइज के होते हैं. ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेकर जो होते हैं 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर साइज के होते हैं. और डिस्पर्स, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इनके कणों का जो आकार होता है, अर्थात डिस्पर्स फेज के कणों का जो आकार होता है वो क्या होता है कि ट्रू सोल्यूशन, ध्यान देंगे, ट्रू सोल्यूशन के कोलाइडल पार्टिकल्स से बड़ा होता है. कोलाइड के पार्टिकल्स का जो साइज होता है, और ध्यान देंगे इससे बड़ा होता है, और जो सस्पेंशन होता है उससे छोटा होता है. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन से बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन से क्या होते हैं? छोटे होते हैं. तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हमको यहाँ पे देखना है, और इसी का हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे. तो हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं क्या है कि कोलाइड इसे, जो कोलाइड होता है, कोलाइड इसे हेट्रोजीनियस सिस्टम, in which dispersed phase
in which dispersed phase is dispersed in dispersion medium, ना कोलाइड जो होता है एक हेटेरोजेनियस सिस्टम है जिसमें इन विच डिस्पर्स फेज इज डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्स फेज इज डिस्पर्स इन डिस्पर्सन मीडियम. एक अदर वे भी से कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडल सोल्यूशन हम लोग बात करेंगे तो ये डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम से मिलकर बना होता है. डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम से मिलकर बना होता है. अब देखिए इसमें जो डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्स फेज में consist of macromolecules इन मैक्रोमोलिक्यूल्स का अगर एग्जांपल देखें तो हम लोग क्या है, ये आपका प्रोटीन हो गया और दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर ये हो गया. मतलब जो डिस्पर्स फेज होता है में कंसिस्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स. मतलब जो डिस्पर्स फेज होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकता है जिसमें प्रोटीन हो सकता है और सिंथेटिक पॉलीमर हो सकते हैं. ये एटम्स का बना हो सकता है, आयंस का बना सकता है और मॉलिक्यूल्स का. लेकिन इसकी जो साइज होगी ये जो है इसकी साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में. ये चीज़ आपको 1 नैनोमीटर. द कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्जर. अगर हम लोग यहाँ बात करें द कोलाइडल particles are larger than the colloidal particles are larger than true solution particles. True solution larger than true solution larger than true solution but smaller than suspension particles. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं the colloidal particles, the diameter of
colloidal particles is between, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तेज लिखने की वजह से राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। between 1 to 100 nanometer. The diameter of colloidal particles is between 1 to 100 nanometer. So colloidal particles are bigger than the true solution particles and smaller than the suspension. Colloidal particles have an enormous surface area. Colloidal particles have enormous surface area per unit mass. As a result of their small size, as a result of their small size. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइड होता है एक हेटेरोजेनियस सिस्टम होता है जिसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो दो फेज से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम से मिलकर होता है। डिस्पर्स फेज जो होता है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स हो सकता है, जैसे प्रोटीन, सिंथेटिक पॉलीमर हो सकता है, एटम्स हो सकता है, आयन हो सकता है, लेकिन इनका जो डायमीटर होगा वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जाता है। मान लीजिए एटम है, आयंस है, तो ये आपस में ज्वाइंट होके जो है इसे अरेंज के पार्टिकल बना लेंगे तो ये आपके कोलाइड कहलाएंगे। तो कोलाइडल पार्टिकल्स मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं। जो इनका डायमीटर होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स का डायमीटर होता है वो कहाँ से होता है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। और कोलाइडल पार्टिकल्स हैव इनॉर्मस सरफेस एरिया per unit mass as a result of their small size. They have enormous surface area per unit mass as a result of their small size. So जहाँ भी हमने ये देखा, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड में हम लोग देखेंगे कि कोलाइड जो है कैसे क्लासिफाइड किए गए, कितने बेसिस पे क्लासिफाइड किए गए हैं। तो कोलाइड्स को अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात करें तो कोलाइड जो होता है, ध्यान रखना है, कोलाइड आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कोलाइड आर classified colloids are classified on the 3 bases. Colloids are classified on the 3 bases. फर्स्ट बेसिस क्या है, पहला हम देखते हैं, 3 बेसिस पे है, एक क्लासिफाइड है। कोलाइड जो होती है वो 3 बेसिस पे क्लासिफाइड हैं। तो पहला क्या है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ dispersion
phase and dispersion मीडियम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है जो इनके डिस्पर्सल फेज के अवस्था, डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सल मीडियम की अवस्था, डिस्पर्सल फिजिकल स्टेट्स और डिस्पर्सल फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम। ये डिस्पर्सल फेज के अवस्था, डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सल मीडियम के अवस्था के आधार पे पहला क्लासिफिकेशन जाएगा। और दूसरा अगर हम लोग देखें द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, द nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium, between dispersed phase and dispersion phase and dispersion medium। एंड थर्ड जो है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, टाइप्स ऑफ particles of dispersed phase। तो यहाँ में हमने देखा जो कोलाइड होते हैं वो थ्री में, कोलाइड आर क्लासिफाइड ऑन थ्री बेसिस। पहले क्या है फिजिकल स्टेट्स ऑफ द डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, दूसरा है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, एंड थर्ड है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड फेज। तो हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। सो ऑन द फर्स्ट बेसिस, डिपेंडिंग ऑन द डिस्पर्सल फेज, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सल फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम, colloids are classified into 8 types depending upon the physical states of disperse phase and dispersion medium. Colloid system are classified into 8 categories. So first classification, depending upon dispersal, depending upon the physical state, depending upon the physical state of disperse phase। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे कि डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सल मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पे 8 प्रकार के कोलाइड पॉसिबल हैं और गैस टू गैस कोलाइड नहीं पॉसिबल है, क्योंकि गैस जो होता है वो दूसरे गैस में मिक्स हो जाता है और होमोजीनियस बना लेता है, होमोजीनियस सिस्टम बना लेता है। जबकि हम लोग पढ़े हैं कि कोलाइड हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। तो गैस टू गैस मतलब डिस्पर्सन फेज गैस हो, डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, इसका कोलाइड संभव नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे 8 प्रकार की कोलाइड हैं। डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सल मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पर जो 8 प्रकार के कोलाइड हैं। गैस का गैस में जो है कोलाइड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैस एक दूसरे में मिक्स होकर जो है होमोजीनियस सिस्टम बना लेते हैं, जबकि कोलाइड क्या है आपका है हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो देखते हैं क्या है। तो इसको हम लोग ऐसे पहले डीपी लिख दें, डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम, टाइप्स ऑफ कोलाइड और एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें से एग्जाम्पल उठा के दे देता है और इसमें से आपसे पूछता है कि इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग इसको याद करते हैं। देखते हैं, देखो ऐसे डिस्पर्स फेज
सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ये हो गया लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। देखो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, ये हो गया 8 प्रकार के हो गए। अब देखिए डिस्पर्सन मीडियम, अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्ट कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो इसका एग्जांपल क्या है, कलर्ड ग्लास और जेम स्टोन। ध्यान रखना कि सॉलिड सॉल्ट का एग्जांपल क्या है, कलर्ड ग्लास और जेम स्टोन। ये हो गया, मतलब डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड हैं तो हम लोग सॉलिड सॉल्ट कह देंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है, अगर देखो यहाँ पे डिस्पर्सन फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ से देखो हम लोग को ट्रिक कैसे बना लेते हैं, केवल सॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको आप एज ए सॉलिड कह दीजिए, सॉलिड कह दीजिए, और इसको आप लिक्विड कह दीजिए। कि अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है तो क्या होता है, वो आपका सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पेंट और सेल फ्लूइड। सेल फ्लूइड उस काम में पाए जाने वाला फ्लूइड, मतलब ना ध्यान देंगे कि सॉल्ट के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सॉलिड और लिक्विड, अगर सॉलिड क्या है लिक्विड में डिसॉल्व है तो ये क्या होगा, हमारा सॉल्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा हम लोग देखते हैं, देखो ये डिस्पर्स फेज है और ये गैस में डिसॉल्व है। तो अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस है, ध्यान देंगे, अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एरोसॉल यूज़ करेंगे। डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो हम लोग एरोसॉल यूज़ कर लेंगे। व्हाट वी हैव सीन, अगर डिस्पर्सन मीडियम जो है वो क्या हो, गैस हो, यहाँ पे वो डिस्पर्सन मीडियम गैस है और यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम गैस है, तो दोनों केस में हम लोग क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों के लिए क्या करेंगे, एरोसॉल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एरोसॉल होगा डिस्पर्स फेज सॉलिड है, ध्यान रखिए डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका स्मोक। स्मोक में कार्बन पार्टिकल होता है और आप जानते हैं कि जो स्मोक होता है CO2 मेन माना जाता है और CO2 को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी माना जाता है, ठीक है। डस्ट होता है, देखो डस्ट पार्टिकल्स ठोस होते हैं और वो गैस में अर्थात वायु में मिले होते हैं, तो ये इसका दोनों का एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। ये आप दोनों का एग्जाम्पल देखते रहे कि अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो इसका एग्जाम्पल स्मोक और डस्ट, ये बहुत बार पूछा गया है। ये एग्जाम्पल बहुत ही बार पूछा गया, कई बार कई कंपटीशन में भी पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि सॉलिड। अब देखिए लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड मतलब आप देखिए यहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड, जो आप लोग चीज़ मतलब पनीर हुआ, बटर हुआ, जेली होते हैं, इसमें क्या होता है, तो जो लिक्विड होता है वो सॉलिड मीडियम में डिजॉल्व होता है। जैसे चीज़ हो गया, देखेंगे आप चीज़ हो गया, बटर हो गया और जेलीस हो गया, तो ये आपका जेल है, ध्यान रखेंगे। जेल में क्या क्या आपका चीज़, बटर और जेलीस। अब जेल में आप ध्यान दे दीजिए, जेल में ध्यान देंगे, जो कि यहाँ पे डिस्पर्स फेस क्या है, लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सॉलिड है, और ये आपका हो गया जेल। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो लिक्विड टू लिक्विड आपको मालूम है कि अगर लिक्विड टू लिक्विड एक ही है तो इसे हम लोग इमल्सन कह देते हैं। इमल्सन कहा जाता है, लिक्विड टू लिक्विड क्या होता है, इमल्सन होता है। और मिल्क है और हेयर क्रीम, जो डिफरेंट टाइप हेयर क्रीम आप यूज़ करते हैं बाल को खड़े करने के लिए और सब करने के लिए, वो इसी के एग्जाम्पल है। आपके इमल्सन के एग्जाम्पल है, क्यों, उसमें लिक्विड जो डिजॉल्व होता है लिक्विड में, और दूध भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, ध्यान देंगे, जो यहाँ पे लिक्विड टू गैस, फिर भी हम लोग इसको एरोसॉल कहते हैं। एरोसॉल मतलब ये इसका एक मीडियम एयर, इसका एक मीडियम एयर है अर्थात गैसीय अवस्था में है। और इसको हम लोग देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे डिस्पर्स फेस क्या है, लिक्विड है। आप देखिए यहाँ पे फॉग ठंडी के समय फॉग होता है, तो जो फॉग होता है वो पानी होता है, ध्यान देंगे, वो पानी होता है और वो एयर में डिस्पर्स होता है, ध्यान देंगे, वो एयर में डिस्पर्स होता है। मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर होता है, तो जो वायु में नमी होती है अर्थात वायु डिस्पर्सन मीडियम है, और जो वाटर होता है वो क्या होता है,
आपका डिस्पर्स फेज तो लिक्विड हो गया। और क्लाउड आप लोग जानते ही हैं कि क्लाउड क्या होता है, जो क्लाउड होता है वो वाटर वेपर होता है और कंडेंस होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्पर्स फेज क्या हो गया, लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया, गैस। और ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो होता है, जो स्प्रे होता है वो भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता है, वो भी आपका एरोसॉल है। अब देखिए गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड, हाँ ये चीज़ आपको यहाँ याद रखना है कि गैस टू सॉलिड, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको भी हम लोग सॉलिड सॉल्ट, यहाँ पे ध्यान रखना है गैस टू सॉलिड में इसको भी हम सॉलिड सॉल्ट करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, प्यूमिस स्टोन फोम एंड रबर, प्यूमिस स्टोन फोम एंड रबर इसका एग्जाम्पल है। और लास्ट हमारा है गैस टू लिक्विड, जिसे हम लोग फोम कहते हैं, फ्रोथ विप्ड क्रीम एंड सोप लेदर। तो ये हमने देख लिया कि 8 प्रकार के कोलाइड, और हमको इन कोलाइडों में से, कोलाइडल सिस्टम में से केवल सॉल्ट पढ़ना है और इमल्शन पढ़ना है, बाकी और नहीं पढ़ना। बाकी एक क्लासिफिकेशन है, इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। सो व्हाट वी हैव सीन दैट कोलाइड्स आर of 8 types depending on the physical states of dispersion medium and dispersion phase। dispersion medium और dispersion phase के physical state के आधार पे जो है कोलाइड हमारे 8 प्रकार के हैं। अब इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, देखो ये ध्यान रखना कि अगर डीपीएम क्या है, देखो डीपीएम इसको याद हम लोग कर सकते हैं, अगर डीपीएम क्या है, गैस है, तो इसको हम लोग एरोसॉल है। अगर देखो ये हो गया, अगर लिक्विड टू लिक्विड है तो इसको इमल्शन कह देंगे। अब देखिए आप ये सॉल्ट को हमने बताया ही है, देखो अगर सॉलिड सॉलिड है तो इसको सॉलिड सॉल्ट बोल देते हैं, अगर लिक्विड सॉलिड है तो इसको सॉल्ट से हमने जोड़ दिया है, सॉलिड और लिक्विड हो जाएगा। अब एरोसॉल हमने बता ही दिया है। जेल में क्या हमने बताया है, लिक्विड टू सॉलिड। अगर हम लोग यहाँ से ये देख लें कि जेल और सॉल्ट, सॉल और जेल क्या हो गया, सॉल और जेल आर अपोजिट, आर अपोजिट, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, सॉल और जेल क्या है, अपोजिट। मतलब सॉल में डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, लेकिन जेल में क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं, और इस प्रकार के 8 कोलाइड को हम लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, और बड़े आसानी से ही हम लोग इन कोलाइडों की क्लासिफिकेशन को याद कर सकते हैं। So here many commercial and natural products are collide, like whipped cream is still foam, firefighting is also foam. Most of biological fluids are aqueous solid. Most of the biological fluids are aqueous solid. Most of the biological fluids are aqueous solid. Sorry students for interruption, some sound came, so sorry for interruption. Here we discussed many commercial and natural products are collide, like whipped cream is a foam and firefighting also foam. Most of the biological fluids are aqueous solid, like that ABC protein and nucleic acid are aqueous solid. There are various types of colloid, but most common colloids are sol and gel. What? Sol and gel. And what I told? Sol is opposite to gel. Means we can say sol and gel are opposite terms. Sol and gel are opposite terms. In sol, dP is solid and dPm means dispersion medium is liquid. और जेल में क्या होता है, dP क्या होता है आपका, लिक्विड होता है, और dPm क्या होता है, यहाँ पे आपका सॉलिड होता है। तो यहाँ पे हमें मोस्ट कॉमन हमें पढ़ना है, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सल मीडियम, सॉलिड मीन सॉल और जेल। तो सॉल में क्या है, सॉलिड टू लिक्विड, और जेल में क्या, लिक्विड टू सॉलिड। ये चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। अब देखिए यहाँ पे जो सॉल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अगर इस सॉल में ध्यान देंगे
जैसे सॉल्व हमने कहा, सॉल्व की हमने बात की है यहाँ पे सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा डीपी क्या है, सॉलिड है, और लिक्विड क्या है, ओ सॉरी डीपीएम क्या है, यहाँ पे आपका क्या है बेटा, लिक्विड। ध्यान देंगे बेटा ये। अब देखो यहाँ पे अगर ये लिक्विड है, लेकिन अगर ये लिक्विड में ये वाटर हो जाए, ये वाटर हो जाए, तो क्या कहेंगे इसको? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर डीपीएम लिक्विड हो और लिक्विड में आपका डिस्पर्सिव मीडियम क्या हो, वाटर हो, तो अगर वाटर हो, ध्यान देंगे अगर ये वाटर है तो इससे जो सॉल्व प्राप्त होगा, जो सॉल्व प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्वा सॉल्व। ध्यान देंगे इसे क्या कहेंगे, एक्वा सॉल्व। अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, ध्यान देंगे डिस्पर्सन मीडियम क्या है, वाटर है, तो उससे जो हमें सॉल्व प्राप्त होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, एक्वा सॉल्व कहेंगे। अगर ये डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या है, मतलब डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या हो जाए, अल्कोहल हो जाए, क्या हो जाए, अल्कोहल हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोहल। क्या कह देंगे, अल्कोहल कहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सॉल्व में अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो जाता है तो उसे हम लोग एक्वा सॉल्व कहते हैं, और अगर अल्कोहल हो जाता है तो हम लोग अल्कोहल सॉल्व कहते हैं। तो ये हमने जो है देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंट्रैक्शन के बेसिस पे कोलाइड को क्लासिफाई किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होगा वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंट्रैक्शन के पर आधारित, सेकेंड बेसिस के आधार पे हम लोग देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द interaction between dispersed phase and dispersion medium depending upon interaction between dispersed phase and dispersion medium, colloid salts are classified. Colloid salts are classified into two groups. Classified into two groups. First is lyophilic and second is lyophobic. लायोफिलिक और लायोफोबिक, इसे हम लोग कहते हैं लिक्विड लविंग, या हम लोग कह सकते हैं सॉल्वेंट लविंग। हम लोग इसे लिख सकते हैं सॉल्वेंट लविंग, और इसे कहते हैं, फिर इसे कहते हैं सॉल्वेंट हेटिंग। ये चीज़ आपको याद रखना है कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंट्रैक्शन के आधार पर जो कोलाइड्स होते हैं उनको दो ग्रुप में बांटा गया है, लायोफिलिक और लायोफोबिक, सॉल्वेंट लविंग एंड सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड। अब यहाँ पे हम लोग जो है लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में थोड़ा सा
अध्ययन करेंगे। अब हम लोग लाइफोबिक और लाइफली कोलाइड का अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लाइफलिक और लाइफोबिक का हम लोग कंपैरेटिवली अध्ययन करेंगे। तो लाइफलिक जो कोलाइड होता है इसको हम लोग जिलेटिन, गोंद एक्सेट्रा आदि को वाटर में फुला के हम लोग इसको बना सकते हैं। मतलब these colloids can be prepared by dissolving gelatin, starch, रबर एंड डिसॉल्विंग। मतलब अगर जिलेटिन, स्टार्च और रबर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, हमारा ये लाइफलिक कोलाइड प्राप्त होता है। लेकिन लाइफोबिक कोलाइड जो होता है उसको स्पेशल मेथड द्वारा ही बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से इसको बनाया नहीं जा सकता है। पहला पॉइंट लोग यहाँ पे देखते कि लाइफलिक कोलाइड को जो है जिलेटिन, स्टार्च आदि को वाटर में डिसॉल्व करके बनाया जा सकता है, लेकिन लाइफोबिक कोलाइड को ऐसे बनाया नहीं जा सकता है। इसके लिए स्पेशल मेथड का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे देखें, पहला पॉइंट तो मिल गया। दूसरी पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफोबिक कोलाइड होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है कि अगर लाइफोबिक कोलाइड में से डिस्पर्सन मीडियम को सेपरेट आउट कर दिया जाए और जो डिस्पर्स फेज प्राप्त हो रहा है उसको पुनः सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में ऐड कर दिया जाता है तो कोलाइड प्राप्त होता है, लाइफोबिक कोलाइड प्राप्त होता है। लेकिन ये कोलाइड जो होता है ये रिवर्सिबल नहीं होता है। मतलब अगर इसके डिस्पर्स फेज को आपने किसी भी विधि द्वारा अलग कर लिया डिस्पर्सन मीडियम से और पुनः डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में ऐड करेंगे तो ये लाइफोबिक कोलाइड नहीं, इसलिए स्पेशल मेथड का उपयोग किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं जो लाइफोबिक कोलाइड होता है वो इरिवर्सिबल होता है। अब देखिए तीसरा यहाँ पे देखिए लाइफोबिक कोलाइड जो होता है वो स्टेबल होता है। लाइफोबिक कोलाइड जो होता है वो स्टेबल होता है और लाइफोबिक कोलाइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है। ध्यान रखिए, लाइफोबिक कोलाइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अगर इस कोलाइड को छोड़ दिया जाए, लाइफोबिक कोलाइड को जो हमें प्राप्त हुआ है उसको छोड़ दिया जाए तो ये कोगुलेट नहीं होता है। लेकिन अगर लाइफोबिक कोलाइड को छोड़ दिया जाए तो वो कोगुलेट होता है। तो हम लोग करते क्या है कि लाइफोबिक कोलाइड में लाइफोलिक थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इस कारण ध्यान देंगे हमने लाइफोलिक को लाइफोबिक मिलाया जो उसकी कोगुलेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हमें 3-4 पॉइंट प्राप्त हो गए, 4-5 पॉइंट्स वी गॉट। दिस इज इनफ फॉर अस, सो मेनी पॉइंट्स वी गॉट एंड हियर। सो हम लोग यहाँ से एक बार पुनः डेफिनेशन से देखते हैं और इसको लिखते हुए चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाइफोबिक कोलाइड्स are formed by mixing substances like gelatin, starch, rubber, etc. Lateral colloids are formed by mixing
substances like gelatin, starch, rubber, etc. in suitable in suitable dispersion medium. Suitable dispersion medium. हो गया. लेकिन these colloids are prepared by using accession method. These colloids can't be prepared like lyophilic colloid. सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं. देखो यहाँ पे ये हमने क्या बताया, एक इस तरह का कोलाइड होता है. इट इज आल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल कोलाइड. and this one is called irreversible. फिर हमने क्या पढ़ा था, इसको हमने पढ़ा था कौन स्टेबल होता है, लैब. इट इज स्टेबल. एंड थर्ड इसमें क्या लिखेंगे, इट इज अनस्टेबल. फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, इसको क्या नाम दिया गया है, इसे हम लोग प्रोडक्टिव कोलाइड कहते हैं. इट आल्सो नोन एज protective colloid, and it is, यहाँ पे देखें, it is unproductive colloid. तो हमने क्या यहाँ पे देखा, देखो, डिपेंडिंग अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सल फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे कोलाइड, तो उसको दो भागों में बांटा गया है. एक है लायोफिलिक कोलाइड, दूसरा लायोफिलिक कोलाइड. तो इसको हमने डिस्कस किया. अब हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा वो थर्ड बेसिस पे इसको हम लोग क्लासिफाइड करेंगे. लास्ट क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज. Depending upon the size of the dispersed phase, colloids are classified as the जो डिस्पर्स फेस के साइज का आधार पे जो है कोलाइड को हम लोग इस प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं. पहला है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, कोलाइड्स. सेकंड है, ध्यान देंगे, सेकंड है मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड. सेकंड क्या है, मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स. और नेक्स्ट है एसोसिएटेड कोलाइड्स. नेक्स्ट है एसोसिएटेड कोलाइड्स, या हम लोग इसे कहते हैं माइसेल्स, बोलते हैं माइसेल्स.
तो इसको हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे, क्या होते हैं इसको हम लोग एक करके अध्ययन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके अध्ययन करेंगे। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, क्या पहला मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ सब्सटेंस होते हैं उनको डिसॉल्व मीन्स ऑन डिसोल्यूशन, मतलब ऑन डिसोल्यूशन सम सब्सटेंस, ऑन डिसोल्यूशन सम सब्सटेंस molecules, ions or atoms aggregate and form the colloidal solution. Form the colloidal solution are called multimolecular colloids. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑन डिसोल्यूशन, ऑन डिसोल्यूशन सम सब्सटेंस को ऑन डिसोल्यूशन वो क्या करते हैं, उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में मिलकर कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स बना लेते हैं, कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स बना लेते हैं। और इस तरह के कोलाइड हम लोग क्या करते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ऑन डिसोल्यूशन a large number of molecules on dissolution, a large number of molecules, atoms or ions, large number of atoms, ions of a substance aggregate together to form colloidal size particles are called multimolecular colloids. Particles are called multimolecular colloids। जैसे गोल्ड सॉल्ट और सल्फर सॉल्ट, क्या है गोल्ड सॉल्ट और सल्फर सॉल्ट, क्या लिख देते हैं सल्फर सॉल्ट। मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस को ऑन डिसोल्यूशन में डिसॉल्व करने पे हम लोग कर सकते हैं, उसके एटम्स आयन और मॉलिक्यूल्स, या आयन जो सब नहीं भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं एग्रीगेट हो जाते हैं और कोलाइडल साइजेस के पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार में एक कोलाइड प्राप्त होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स से होते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हमने बताया है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने पर जो कोलाइड प्राप्त होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं, a solution formed by dissolving
macromolecules by dissolving macromolecules in a solvent a solution found by dissolving macromolecules in a solvent is called macromolecular colloids. कोलाइड्स। तो ये हमने देखा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, और जो है जैसे प्रोटीन, एंजाइम, सेलुलोज प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड होते हैं। मतलब प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं नेचुरल होते हैं, और पॉलीमर अगर हम देखें, पॉलीमर पॉलीथीन ये क्या होते हैं, ये आपके आर्टिफिशियल और माइनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा है एसोसिएटेड कोलाइड और माइसेल्स। तो एसोसिएटेड कोलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन है एसोसिएटेड कोलाइड और माइसेल्स को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, या कुछ सब्सटेंस या हम कहते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लो कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, परंतु हाई कंसंट्रेशन पर वो कोलाइडियल बिहेवियर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कोलाइडियल बिहेवियर दिखाते हैं। तो इस तरह के जो कोलाइडियल बिहेवियर दिखाने के कारण ही हम लोग उसे क्या कहते हैं, कोलाइडियल या माइसेल्स कहते हैं। ऐसे हम लोग देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो लोअर कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे जो है वो कोलाइडियल बिहेवियर दिखाते हैं ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल्स, and these particles are called micelles or associated colloid। तो जो क्या करते हैं लोअर कंसंट्रेशन पे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हायर कंसंट्रेशन में क्या करते हैं वो एक जो है कोलाइड की तरह बिहेव करने लगते हैं, और इनके कोलाइड की तरह बिहेव जो होता है उनके मॉलिक्यूल के एग्रीगेट हो जाने के कारण होता है, और इन एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, माइसेल्स कहते हैं या एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि माइसेल्स जो होते हैं वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन पे हायर कंसंट्रेशन पे एग्रीगेट बनाते हैं, और इन एग्रीगेट को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड और माइसेल्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो माइसेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एक निश्चित टेम्परेचर, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर जो होता है तो माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो हमारा सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ा भी दिया गया तो अगर उसका टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से नीचे है तो माइसेल्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, माइसेल्स को नहीं बनाएगा। दूसरा केस है एक निश्चित कंसंट्रेशन, एक टेम्परेचर आपको कहा गया कि क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर, और एक निश्चित कंसंट्रेशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CMC, क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन। अगर इस कंसंट्रेशन से उसका इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम है तो माइसेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। अर्थात हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट वो माइसेल्स की तरह तब बिहेव करेगा जब उसका कंसंट्रेशन जो है वो क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन से अधिक, और उस इलेक्ट्रोलाइट का जो टेम्परेचर है या जहाँ पे वो लिया गया उसका टेम्परेचर अगर क्राफ्ट टेम्परेचर से अधिक है या उससे ऊपर है तो वो जो है माइसेल्स बनाएगा। अब देखिए माइसेल्स में जो होता है लायोफोबिक और लायोफिलिक
दोनों पार्ट्स होते हैं, वो दोनों पार्ट्स होते हैं। और सोप यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि फॉर जो सोप के लिए होता है माइसेल मतलब CMC फॉर सोप जो होता है 10 to the power 4 to 10 to the power -3 मोल पर लीटर जो सोप का कंसंट्रेशन होता है, माइसेल्स कंसंट्रेशन होता है। सोप भी आपका एक माइसेल्स है, ध्यान देंगे। सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं ये भी माइसेल्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो सोप का माइसेल्स कंसंट्रेशन होता है वो 10 to the power -4 से 10 to the power -3 मोल पर लीटर होता है। माइसेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये देखे हैं कि कुछ से जो सब्सटेंस होते हैं अर्थात इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, परंतु कंसंट्रेशन बढ़ने पर वो कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सोल्यूशन की तरह बिहेव करने लगते हैं। और उनके बिहेव करने के कारण जो होता है ये बिहेव करने लगते हैं, क्यों? क्योंकि एग्रीगेट बनाते हैं। और जो एग्रीगेट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं माइसेल्स कहते हैं। माइसेल्स बनने के लिए जो है एक निश्चित टेम्परेचर या उससे अधिक टेम्परेचर होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और निश्चित कंसंट्रेशन होना चाहिए जिसे हम लोग CMC या क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन कहते हैं। और ये सोप के लिए जो क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन होता है 10 to the power 4 से लेकर 10 to the power -3 मोल पर लीटर होता है। और सोप और डिटर्जेंट जो है ये आपके माइसेल्स हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे जो माइसेल्स होता है उसमें लायोफोबिक और लायोफिलिक दोनों पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक जो माइसेल्स होता है उसमें 100 जानेंगे 100 और मोर देन दैट मॉलिक्यूल्स में भी टुगेदर, मतलब माइसेल्स में 100 या उससे अधिक मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलके क्या बनाते हैं माइसेल्स बनाते हैं। मतलब माइसेल्स में ये 100 या उससे अधिक मॉलिक्यूल्स टुगेदर एक साथ मिलके क्या बनते हैं माइसेल्स। जब 100 या उससे अधिक मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, माइसेल्स बनाते हैं। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए क्राफ्ट टेम्परेचर होना चाहिए, अर्थात टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर से अधिक होना चाहिए। और कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए CMC कंसंट्रेशन होना चाहिए, अर्थात इससे नीचे कंसंट्रेशन होने पर ये जो है माइसेल्स नहीं बनाएंगे। और प्रत्येक माइसेल्स का एक निश्चित CMC कंसंट्रेशन और एक क्राफ्ट कंसंट्रेशन होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर होता है और एक CMC होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। इफ़ यू अंडरस्टैंड माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।